टारगेट सैल्यूट गाइस। आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, इनसाइड आवर अर्थ। जैसा कि आपको मालूम होगा, हम चैप्टर्स को ब्रॉड ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं जिससे आप उनको ज्यादा बेटर वे में ज्यादा आसानी से समझ सकें। उसी तरह से इस चैप्टर को हमने 2 ब्रॉड ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स को हमने फर्दर सब डिवाइड किया है, टाइप्स, यूजेस, रॉक साइकिल और मिनरल्स। ये क्या होते हैं? चैप्टर को एकदम लॉजिकल फ्लो में समझने के लिए ये ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक चीज दूसरी चीज से कनेक्ट होके आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आप सबको मालूम है, अर्थ जो है बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट है, बहुत ही डायनामिक प्लैनेट है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो बाहर के चेंजेस तो हमको दिखते रहते हैं, आज अंदर के चेंजेस की बात करते हैं। व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? बना कैसे? यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार बात बताती हूँ आपको। The earth is like an onion. अर्थ प्याज जैसा होता है। मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली बता रहे। अर्थ का स्ट्रक्चर समझने के लिए आप अनियन को इमेजिन कर सकते हो, बिकॉज द अर्थ इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। जैसे आपने प्याज में देखा होगा ना, हर लेयर के अंदर एक और लेयर होती है। अर्थ में भी कुछ ऐसा ही होता है, और इसीलिए अर्थ और अनियन का जो कंपैरिजन है, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ समझने में बहुत ही कॉमन है। अर्थ में बेसिकली 3 तरह के लेयर्स होती हैं, द क्रस्ट, द मैंटल एंड द कोर। क्रस्ट जो होता है वो अपर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है। मैंटल मिडिल लेयर है, बीच की लेयर। और जो कोर है दैट इज द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर की लेयर है वो। डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक आउटर कोर भी होता है और एक इनर कोर भी होता है, लेकिन चैप्टर के पर्पज से हम सिर्फ कोर पढ़ेंगे, इसमें इतना डिटेल डिस्कशन नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो अब इन लेयर्स को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो क्रस्ट होती है, जैसा कि हमने कहा, दैट इज द अपर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की लेयर होती है वो, और ये सबसे पतली लेयर होती है। दिस इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ये करीब 35 किलोमीटर थिक होती है कॉन्टिनेंटल मासेस के नीचे, और ओशन फ्लोर्स पे अराउंड 5 किलोमीटर थिक होती है। तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा डिफरेंस है। द क्रस्ट इज थिकर अंडर कॉन्टिनेंट्स एज कम्पेयर टू अंडर द ओशन फ्लोर। जो क्रस्ट होता है उसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स भी हैं और ओशन फ्लोर्स भी हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट्स के नीचे क्रस्ट की ज्यादा मोटी लेयर है अराउंड 35 किलोमीटर्स, और ओशन फ्लोर्स के नीचे क्रस्ट की ज्यादा पतली लेयर है विच इज अराउंड 5 किलोमीटर्स। सेकेंड लेयर था, बीच वाली लेयर थी मैंटल। ये क्रस्ट के एकदम नीचे सिचुएटेड है, और ये क्रस्ट से स्टार्ट होती है एंड इट गोज अप टू 2900 किलोमीटर्स नीचे अंदर। सो आप देख सकते हो डिफरेंस, कहाँ क्रस्ट अप टू 35 किलोमीटर्स अपने डीपेस्ट पॉइंट पे, और कहाँ मैंटल 2900 किलोमीटर्स। फिर लास्ट आता है कोर, द इनर मोस्ट लेयर। ये सबसे अंदर की लेयर होती है, और इसका रेडियस होता है अबाउट 3500 किलोमीटर्स। अभी मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा कि रेडियस क्या होता है, फिर भी हम बता देते हैं। रेडियस मतलब वो सर्कल का जो हाफ डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द रेडियस। जिसको आप डबल करते हो तो सर्कल का डायमीटर मिलता है। सो रेडियस इज 3500 किलोमीटर्स। तो आप पता लगा सकते हो कि डायमीटर कितना होता है, 7000 किलोमीटर्स। 7000 किलोमीटर्स, ये कितना हुआ, कोई गेस कर सकता है? इसको समझने के लिए हम अर्थ पे कोई रेफरेंस लेते हैं। अच्छा, अगर आप इंडिया से ग्रीस तक जाओ, that distance is 7000 kilometers according to Google Maps. It is mainly made up of nickel and iron. जो सेंट्रल कोर है वो बेसिकली निकल और आयन से बना हुआ है, और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं नाइफ। KNIFE वाला नाइफ नहीं, NIFE वाला नाइफ। ये शॉर्ट फॉर्म है निकल और आयन के लिए। आयन का जो केमिकल सिंबल होता है वो होता है Fe, तो इसीलिए निकल का Ni और आयन का Fe, दैट बिकम्स नाइफ, ठीक है। जो कोर होता है, क्योंकि वो सेंटर में है और उसके ऊपर इतना सारा मटेरियल है कि कोर का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। सो द कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर भी होता है उस पर। यहीं पे जान लेते हैं समथिंग विच इज वेरी गुड टू नो। अर्थ का जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज मेड अप ऑफ 1% क्रस्ट, 84% मैंटल एंड 15% कोर। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन कवर कर रहा है? जो मिडिल लेयर थी विच इज द मैंटल। ये नंबर्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए भी, स्कूल एग्जाम्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दूसरी गुड टू नो चीज है दैट द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर्स। तो आप डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? चलिए फटाफट कैलकुलेट करिए, किसका आंसर आया? 12,742 किलोमीटर्स। हमारे अर्थ का पूरा जो डायमीटर है दैट इज 12,742 किलोमीटर्स। मुंबई से दिल्ली का जो डिस्टेंस है दैट इज 1200 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। तो उसका 10 टाइम्स हमारे अर्थ का डायमीटर है। कुछ आइडिया लग रहा है कि ये कितना बड़ा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिनरल कंटेंट ऑफ द क्रस्ट। अर्थ का जो क्रस्ट है, जो अपर मोस्ट लेयर है, वहां पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स वाले क्रस्ट को, जो कॉन्टिनेंटल मास है, उसमें बेसिकली 2 मेन मिनरल्स हैं विच आर सिलिका एंड एल्यूमिना।
इसको शॉर्ट में बोला जाता है SiAl, Si फ्रॉम सिलिका एंड Al फ्रॉम एल्यूमिना। बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से ओशन मास जब हम डिस्कस करें तो उसकी जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो है सिलिका और मैग्नीशियम। ये मिलके बनाते हैं सीमा। सीमा अगर आप किसी को जानते हैं तो वो सीमा नहीं, SiMa, Si फ्रॉम सिलिका एंड Ma फ्रॉम मैग्नीशियम। ये याद रखने के लिए भी बहुत अच्छा है। अब जिनको केमिस्ट्री की नॉलेज होगी उनको लग रहा होगा भाई मैग्नीशियम का सिंबल तो होता है Mg, यहाँ पे हम Ma क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पे केमिकल सिंबल्स की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, उसको याद रखने के लिए इनके शॉर्ट फॉर्म्स बनाए गए हैं, इसीलिए SiMa लिखा जाता है फॉर मैग्नीशियम। यहाँ पे केमिकल सिंबल से कंफ्यूज मत करिएगा इनको, ठीक है। तो अब जब हमें ये सब चीजें मालूम पड़ गई तो कुछ मजेदार चीज एक बार देख लेते हैं, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। अर्थ की जो डीपेस्ट माइन है, मतलब जो एरिया हम डिग करते हैं वहां से मिनरल्स को या दूसरे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको कहते हैं माइनिंग। आपको भी मालूम है। तो हमारी जो डीपेस्ट माइन है, जो सबसे डीप माइन है पूरे वर्ल्ड की, दैट इज सिचुएटेड इन साउथ अफ्रीका। और वो कितनी डीप होगी गेस करिए? सिर्फ 4 किलोमीटर्स डीप, ओनली 4 किलोमीटर्स डीप। वो हमारे लिए डीपेस्ट है, वो सबसे डेंजरस है। अच्छा, कुछ और देखते हैं अब। टू लुक फॉर ऑयल, ऑयल को ढूंढने के लिए इंजीनियर्स ने 6 किलोमीटर्स डीप होल्स डिग किए हुए हैं, सिर्फ 6 किलोमीटर्स। और अच्छा, ये दोनों एग्जांपल्स तो बुक में दिए हैं, एक एग्जांपल अपनी तरफ से बताते हैं। सबको लगता है कि प्लेन्स जो होते हैं, फ्लाइट्स जो होती हैं, वो कितना ऊपर उड़ती हैं। कितनों को तो उसमें बैठने में डर भी लगता है क्योंकि इतनी ऊंचाई फील होती है। एक्चुअली प्लेन्स 8 to 12 किलोमीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड इतनी हाइट पे उड़ते हैं, तो ओनली 8 to 12 किलोमीटर्स, वो भी हमें कितना ज्यादा ऊंचा लगता है। और अर्थ का जो सेंटर है, आपको मालूम है वो कितना अंदर है? अगर अर्थ के सेंटर पे आपको पहुंचना है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोमीटर्स, मतलब मोर प्रिसाइसली अराउंड 6400, लेकिन अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए 6000 किलोमीटर्स डिग करना पड़ेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब हमें 8 to 12 किलोमीटर्स ही इतना ज्यादा लगता है तो 6000 किलोमीटर्स क्या होता होगा? जस्ट इमेजिन। है ना मजेदार चीज? जो अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत तरह के रॉक से बना हुआ है, ये बात तो आपको मालूम है। लेकिन ये रॉक होता क्या है? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। तो इस डेफिनेशन के 2-3 कंपोनेंट्स हैं। पहला, नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट पे जो भी नेचुरली अवेलेबल मास मिलता है मिनरल मैटर का, उसको कहा जाता है रॉक्स। जैसे हम और पढ़ेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा। रॉक्स जो होते हैं वो कई डिफरेंट साइजेस, कलर्स और टेक्सचर्स के होते हैं। बहुत टाइप के रॉक्स होते हैं, लेकिन हम इनको 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज स्कूल एग्जाम्स, ये तीनों सब में पूछे जाते हैं। सो इसमें स्पेशल ध्यान दीजिएगा। और इसी चीज को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको एक चार्ट फॉर्म में समझा देते हैं, सबसे ज्यादा लॉजिकल, सबसे ज्यादा इजी टू रिमेम्बर, ठीक है। So there are 3 major kinds of rocks: igneous, जिसको प्राइमरी भी कहा जाता है, sedimentary और metamorphic. Igneous rocks और primary rocks are further divided into intrusive rocks and extrusive rocks. So इस चार्ट से आपको सारी कैटेगरी समझ में आ गई रॉक्स की। एक एक करके सारे टाइप्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है igneous rocks. This word igneous comes from a Latin word ignis, जिसका मतलब होता है फायर। तो इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ पे लाई करता है? लैटिन में। और ये जो ओरिजिन है, आपको इससे ही आइडिया लग जाएगा कि ये रॉक्स कैसे बनते हैं। जो मोल्टन मैग्मा होता है वो जब ठंडा होता है और सॉलिड बन जाता है, उससे ये वाले रॉक्स बनते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले हम टारगेट ट्रेजर के अंडर में आपको बता देते हैं कि मैग्मा क्या होता है। ये चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इग्नियस रॉक्स को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है। मैग्मा एक तरह का मोल्टन या सेमी मोल्टन, मतलब पिघला हुआ नेचुरल मटेरियल होता है जो अर्थ की सरफेस के नीचे मिलता है, उसको हम कहते हैं मैग्मा, ठीक है। तो ये जो मोल्टन मैग्मा है, जो पिघला हुआ मैग्मा है, जब ये ठंडा हो जाता है तो सॉलिड हो जाता है और इससे जो रॉक्स बनते हैं उनको कहा जाता है इग्नियस रॉक्स। अब क्योंकि मैग्मा जो होता है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, तो ये इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि इग्निस का मतलब होता है फायर, तो इसका मतलब इग्नियस रॉक्स किससे बनते हैं? मैग्मा से बनते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। और जब वो मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो वो इग्नियस रॉक्स बनाता है, जिसको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, इग्नियस रॉक्स 2 टाइप के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। पर इन टाइप को समझने से पहले अब आप लावा का मतलब समझ लीजिए। ये भी चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, हम टारगेट ट्रेजर के अंडर में आपको बता देते हैं कि लावा का मतलब होता है द फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सर्फेस।
तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो मोल्टन मैग्मा है, जो मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, जब वो अर्थ के सरफेस के नीचे से निकल के अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाता है तो हम उसको लावा कहने लगते हैं। तो जब तक वो सरफेस के नीचे है उसका नाम क्या है? मैग्मा। और जैसे ही वो सरफेस के ऊपर आ गया उसका नाम क्या बन गया? लावा। ठीक है। इसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि मैग्मा और लावा के बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत ही छोटा सा और सिंपल बेसिक डिफरेंस है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ओके, ठीक है ना। तो अब हम जान लेते हैं इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स। यही जो मोल्टन लावा होता है, जब ये सरफेस पे आ जाता है और ठंडा हो जाता है तो ये भी सॉलिड हो जाता है, तो इससे बन जाते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। So molten lava cools and solidifies and those rocks are called extrusive igneous rocks. Extrusive igneous rocks की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर के होते हैं। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है रॉक्स का, ये बहुत ही महीन होता है, बहुत फाइन होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि लावा बहुत जल्दी ठंडा होता है और इस जल्दी कूलिंग डाउन के प्रोसेस में वो बहुत ही अच्छा महीन टेक्सचर बनाता है रॉक का। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है बेसिल्ट, जो डेक्कन प्लेटो है इंडिया में, जो इंडिया के सेंट्रल रीजन में पाया जाता है, वो बेसिल्ट रॉक से ही बना हुआ है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स पे। देखिए, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। एक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर। आपने सुना होगा वर्ड एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो बाहर ज्यादा घुलते मिलते हैं, इंट्रोवर्ट मतलब जो बाहर ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, अंदर ही अंदर अपने में रहते हैं, है ना। तो उसी चीज से आप यहाँ भी याद रख सकते हो, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स वो हैं जो मैग्मा जब अर्थ की सरफेस से निकल के सरफेस के ऊपर ठंडा होता है तो वो एक्सट्रूसिव रॉक्स बनाता है। तो इंट्रूसिव क्या होगा? कॉमन सेंस से आराम से समझ सकते हैं। इंट्रूसिव का मतलब जब मैग्मा अर्थ के सरफेस के नीचे ही ठंडा हो जाए और वहीं पे सॉलिडिफाई करके रॉक्स बना दे, तो वो हो जाएंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सो व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो बना देता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ही लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। इनका जो टेक्सचर होता है उसमें बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स होते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत धीरे ठंडा होता है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो हैं वो सरफेस पे आ गए तो हवा को एक्सपोज हो गए, तो अब वो जल्दी ठंडे हो पा रहे हैं। लेकिन इंट्रूसिव रॉक्स जो हैं वो अभी भी अंदर हैं बेचारे, तो अंदर तो वैसे ही बहुत गर्मी है ना, तो उसमें कूल डाउन होने में उनको ज्यादा टाइम लगेगा। और जब वो धीरे धीरे कूल डाउन होते हैं तो उनके बहुत बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, एंड सो दे हैव अ लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। आपने देखा होगा हमारे घरों में पहले के टाइम पे, काफी घरों में हो सकता है अभी भी यूज होता हो, कि एक लंबा सा ऐसे बोर्ड जैसा होता है, भारी सा, जिसके साथ एक छोटा सा ग्राइंडिंग स्टोन आता है, जिसको आप मसाले पीसने के लिए घर में यूज करते हो या चटनी बनाने के लिए यूज करते हो। जो पूरा ग्राइंडिंग स्टोन होता है, देखा है, बहुत भारी होता है ना, वो ग्रेनाइट से ही बनता है। तो आपको ग्रेनाइट देखना हो और आपके घर में वो हो तो आप जाके उसका टेक्सचर देख सकते हो। वो एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक से बना हुआ है, विच इज ग्रेनाइट। ठीक है, आप देख रहे हो ना, ज्योग्राफी हमारी लाइफ से कितना ज्यादा जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे इग्नियस रॉक कंप्लीट हो गया और हमने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि अब आपको इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पे। ये कैसे बनते हैं? इरोजन आप जानते हो क्या होता है। तो जब भी किसी हायर सरफेस पे कोई रॉक्स जो हैं वो नीचे रोल डाउन करते हैं, नीचे लुढ़कते हुए आते हैं, तो वो एक दूसरे को हिट करते हैं, है ना, एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटने लगते हैं, छोटे छोटे और रॉक्स में टूटने लगते हैं, और इससे धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, जिनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। रॉक्स के आपस में टकराने से इरोजन होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं कॉल्ड सेडिमेंट्स, और ये सेडिमेंट्स जो इरोजन के एजेंट्स होते हैं, जैसे कि विंड, वाटर, ये सब इरोड करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इन सेडिमेंट्स को एक जगह से ट्रांसपोर्ट करके किसी दूसरी जगह पे डिपॉजिट कर देते हैं। फिर ये जो नेचुरल फोर्सेस होती हैं, जो अर्थ की ही नेचर की नेचुरल फोर्सेस होती हैं, ये इन लूज सेडिमेंट्स को आपस में कंप्रेस कर देती हैं, मिला देती हैं बहुत प्रेशर से, और ये एक हार्ड रॉक बन जाते हैं आपस में मिलके। और ये रॉक्स कौन से बन गए? सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि ये किससे बन रहे हैं? सेडिमेंट से बन रहे हैं। कितना सिंपल है। और इन रॉक्स की खासियत ये होती है कि इन रॉक्स के अंदर हो सकता है किसी प्लांट या किसी एनिमल की फॉसिल्स भी मिले हों, क्योंकि ये धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं। जो नेचुरल फोर्सेस हैं वो धीरे धीरे इनको कंप्रेस करके एक हार्ड रॉक बनाती हैं। तो हो सकता है किसी एनिमल या किसी प्लांट की जो रिमेन्स हैं, जैसे जो एनिमल मर गए या जो प्लांट्स खत्म हो गए, उनका जो बचा कुचा जो पार्ट है वो इन रॉक्स के बीच में आ गया हो जब ये बन रहे हो। तो जब ये रॉक्स फॉर्म हुए तो वो जो फॉसिल है वो इसके अंदर ही दब गया।
सेडिमेंट्री जो वर्ड है ये भी एक लैटिन वर्ड से आता है, सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटलिंग डाउन, क्योंकि सेडिमेंट्स को कहीं और से लाके कहीं और डिपॉजिट कर दिया जाता है, सेटल कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने बताया, जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं उनको आपस में नेचुरल फोर्सेस कंप्रेस करती हैं और रॉक की लेयर्स बना देती हैं, जिनको कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है सैंडस्टोन। सेडिमेंट्स अलग अलग तरह से हो सकते हैं, तो जैसे एक तरह के सेडिमेंट्स होते हैं सैंड, जो बनाते हैं सैंडस्टोन। सैंडस्टोन बहुत ही खूबसूरत होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, इट्स अ ब्यूटीफुल रॉक। अब यहीं पे समथिंग विच इज गुड टू नो, फॉसिल का मतलब क्या होता है। कोई भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जिनके रिमेन्स किसी रॉक की लेयर के बीच में दब के प्रिजर्व हो जाएं, ट्रैप हो जाएं, उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडी का जो भी हिस्सा बच जाता है, अगर वो किसी रॉक के बीच में आके वहां ट्रैप हो जाए, वहां प्रिजर्व हो जाए, तो उसको हम कहेंगे फॉसिल। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में काफी बार ये फॉसिल्स होते हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं, क्योंकि हम पुराने प्लांट्स एनिमल्स के फॉसिल्स को स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में और जान सकते हैं इन फॉसिल्स से। अब हम आते हैं थर्ड रॉक पे, विच इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, और मेटामॉर्फिक जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आता है, मेटामॉर्फोस, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। जब किसी चीज का फॉर्म बदल जाता है तो उसका मतलब होता है मेटामॉर्फोस, और इससे आता है वर्ड मेटामॉर्फिक। और इससे आपको क्या मालूम पड़ रहा है, क्या आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे कुछ फॉर्म चेंजिंग की कोई बात होगी, है ना। तो बस बहुत ही सिंपल है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो अपने आप को चेंज करके मेटामॉर्फिक रॉक बन सकते हैं। कैसे? अगर उनके ऊपर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़े तो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे टारगेट ट्रेजर के अंडर में हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, मतलब जो चैप्टर में नहीं दिया है लेकिन आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी, कि क्ले जो एक सेडिमेंट्री रॉक है वो अपने आप को चेंज करके बना लेता है स्लेट, जो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। लाइमस्टोन भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन वो हीट और प्रेशर के अंडर में चेंज होके बन जाता है मार्बल, जो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। सो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, जो पहले दो टाइप्स हमने पढ़े थे, वो हीट और प्रेशर के अंडर में मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो सकते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज हो जाता है। ये अभी हम आगे रॉक साइकिल के अंडर में पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रॉक्स एंड मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं हमारे लिए, उनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। जो हार्ड रॉक्स होते हैं उनको हम काफी जगह पे यूज करते हैं, जैसे कि रोड्स बनाने में या हाउसेज एंड बिल्डिंग्स बनाने में, इन सब का यूज होता है। इनफैक्ट बचपन में आप काफी सारे ऐसे हो सकता है गेम्स भी खेलते हो जिसमें आप स्टोन को यूज करते हो। तो मतलब बड़ी बड़ी चीजों के लिए नहीं, हमारी छोटी छोटी खुशियों में भी ये प्रेजेंट है, जैसे कि पिट्ठू, स्टापू या किटकिट बोलते हैं उसको, या गिट्टी। ये सारे जो गेम्स हैं जिनको इंग्लिश में बहुत ही फैंसी नाम मिल जाते हैं, 7 स्टोन्स, हॉपस्कॉच, 5 स्टोन्स एक्सेट्रा, इन सब में भी बच्चे स्टोन्स यूज करते हैं। लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि नेचर ने कितने सारे प्रोसेसेस के थ्रू इन स्टोन्स को बनाया है, कितनी खूबसूरती से ये स्टोन्स बनके तैयार हुए हैं। रॉक्स के और भी बहुत यूजेस होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड की कितनी सारी जो ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स हैं वो इन रॉक्स एंड मिनरल्स से बनी है। फॉर एग्जाम्पल, जो रेड फोर्ट है वो रेड सैंडस्टोन से बना है, और हमने बात करी थी कि सैंडस्टोन कौन से टाइप का रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक, याद है ना आपको। तो रेड फोर्ट एक्चुअली सेडिमेंट्री रॉक से बना है, विच इज रेड सैंडस्टोन। इसी तरह से ताजमहल जो है वो व्हाइट मार्बल से बना है, और मार्बल कौन सा रॉक होता है, मेटामॉर्फिक। सो अब जब ये चीजें मालूम पड़ रही हैं, तो अब आप इन मॉन्यूमेंट्स को विजिट करोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज होगी और आप इनको एक बेटर पर्सपेक्टिव से समझ पाओगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज रॉक साइकिल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉक साइकिल क्या होता है? जब एक टाइप का रॉक सर्टेन कंडीशंस के अंडर में किसी और रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है, मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से ही चलता रहता है पैटर्न, उसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। इस चीज को हम एक बहुत ही सिंपल मैनर में समझ लेते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है। पूरी साइकिल हम यही आपके सामने बनाते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि मोल्टन मैग्मा जो होता है, जो अर्थ के सरफेस के नीचे होता है, दैट इज कॉल्ड मैग्मा, राइट। तो वो जो मोल्टन मैग्मा है, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिडिफाई करके क्या बनाता है, इग्नियस रॉक्स बनाता है, ठीक है। चाहे वो नीचे सॉलिडिफाई हो चाहे ऊपर हो, अगर अर्थ के सरफेस के नीचे ही हो रहा है तो वो हो गए इंट्रूसिव रॉक्स, ऊपर हो रहा है तो वो हो गए एक्सट्रूसिव रॉक्स। लेकिन दोनों केसेस में वो कौन से रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स है ना। सो आइदर वेज, जैसे ही मोल्टन मैग्मा जो है वो सॉलिडिफाई होता है तो वो इग्नियस रॉक्स बनाता है। ये जो इग्नियस रॉक्स हैं ये इरोजन की वजह से ब्रेक डाउन होते हैं और छोटे पार्टिकल्स में बन जाते हैं। ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं, जो सेडिमेंट्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं विंड और वाटर की वजह से और कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बन जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आप देखो, पहले अभी हम कहाँ तक पहुंच गए,
मैग्मा से स्टार्ट किया था, इग्नियस रॉक्स बने, फिर इग्नियस रॉक से धीरे धीरे क्या बने, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि सारे इग्नियस रॉक्स ही सेडिमेंट्री रॉक्स में बने। यहाँ पे हम सिर्फ रॉक की साइकिल समझ रहे हैं कि जनरली ऐसा होता है कि एक रॉक दूसरे रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कैसे होता है हम वो समझ रहे हैं। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो इग्नियस रॉक से ही बने। कोई भी रॉक जब टूटता है और उसके सेडिमेंट्स बनते हैं तो उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं रॉक साइकिल में। जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए हैं, जब हम उनको हीट और प्रेशर पे एक्सपोज करते हैं तो उससे क्या बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। आप जानते हो जब हम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को हीट और प्रेशर पे एक्सपोज करते हैं तो उससे बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जैसे कि हमने बात करी थी, जरूरी नहीं है कि सेडिमेंट्री रॉक जो है वो इग्नियस रॉक से ही बने। कोई भी रॉक के सेडिमेंट से आप सेडिमेंट्री रॉक्स बना सकते हो, लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक्स सिर्फ इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स से ही बनते हैं। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब चेंज होते हैं तब वो बनाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो यहाँ पे हमने शुरुआत करी थी मैग्मा से, उससे बना इग्नियस रॉक्स, फिर इग्नियस रॉक के सेडिमेंट से बन गए सेडिमेंट्री रॉक्स, और सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स को जब हीट और प्रेशर पे एक्सपोज किया गया तो उससे बन गए मेटामॉर्फिक रॉक्स। लेकिन जब हीट और प्रेशर रॉक्स पे पड़ता है जिसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं, अगर वो हीट और प्रेशर पड़ना कंटिन्यू हो जाए, अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स आर स्टिल एक्सपोज टू हीट एंड प्रेशर, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और फिर से मैग्मा बना देते हैं। और ये जो मोल्टन मैग्मा है, अगर ये फिर से कूल डाउन हो जाए तो क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक बन जाएगा। तो आप समझ रहे हो, एक साइकिल बन गई। मोल्टन मैग्मा लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स, जिसके ब्रेकडाउन होने पे बने सेडिमेंट्री रॉक्स। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पे हीट और प्रेशर डाला गया तो बन गए मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स पे अगर हीट और प्रेशर बरकरार रहा, कंटिन्यू रहा, तो उतने हीट और प्रेशर की वजह से दे विल मेल्ट डाउन अगेन। वो फिर से मेल्ट होके क्या बना देंगे, मोल्टन मैग्मा। और वो मोल्टन मैग्मा फिर से कूल डाउन होके क्या बनाएगा, इग्नियस रॉक्स, और ये साइकिल चलती रहेगी। सो दिस इज कॉल्ड द रॉक साइकिल। रॉक्स एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं इन अ साइक्लिक मैनर। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको लॉजिकली समझोगे तो आप इस बात को कभी नहीं भूलोगे। इसके साथ आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट पे, विच इज मिनरल्स। कि रॉक्स जो होते हैं, अगर आपको रॉक्स की डेफिनेशन याद होगी तो हमने पढ़ा था कि रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स। तो अभी तक हमने रॉक्स के बारे में इतनी सारी डिटेल्स पढ़ ली, लेकिन रॉक्स किस चीज से बनते हैं, वो एक्चुअली मिनरल्स से बनते हैं। सो रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। तो अब मिनरल्स क्या होते हैं? Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical compositions. Minerals जो होते हैं वो ऐसे substances होते हैं जो नेचर में naturally occur करते हैं, हम उनको नहीं बनाते हैं, नेचर उनको बनाता है। और उनकी कुछ खास physical properties होती हैं, जैसे कि उनका size, color, texture, कुछ certain physical properties होती हैं। और उनके कुछ फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं। वो किन केमिकल्स को कंबाइन करके बन रहे हैं उसका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। ये नेचर के दिए हुए गिफ्ट्स होते हैं, और इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो हमें मिनरल्स की डेफिनेशन मिल जाएगी। और मिनरल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? व्हाई आर मिनरल्स इंपॉर्टेंट? मेनली फॉर टू रीजंस। सबसे पहली बात, मिनरल्स आर यूज्ड एज फ्यूल, और फ्यूल हमारी आज की जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना हमारी जो मॉडर्न लाइफ है वो चल ही नहीं पाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इन सब के बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या है? ये मिनरल्स हैं। सो सम मिनरल्स आर यूज्ड एज फ्यूल। और सेकंड रीजन है, मिनरल्स आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, जैसे कि मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स, इन सारी इंडस्ट्रीज में हम मिनरल्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। ये सारे जो मिनरल्स हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इस चैप्टर में बहुत सारे चार्ट्स यूज किए हैं आपको इजीली सब कुछ समझाने के लिए, और लॉजिकली आप जब पढ़ोगे तो जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, आपको चीजें याद रहेंगी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। हमें बताइए कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।